हेलो दोस्तों, ये जो चैप्टर है जो कि नए एनसीईआरटी में है, पहले वाले जो एनसीईआरटी में है वो दूसरा चैप्टर होगा। ये चैप्टर का नाम है हमारा लोकतंत्र क्या, लोकतंत्र क्यों। तो हम देखेंगे कि लोकतंत्र किसे कहते हैं और लोकतंत्र क्यों जरूरी है, इसके बारे में हम जानेंगे। इसमें दो चीजों के बारे में और पढ़ेंगे कि लोकतंत्र दो प्रकार के होते हैं। गैर शासन दो प्रकार से होते हैं, एक लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था और एक गैर लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था। इसी दोनों के बारे में हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे। तो ये जो परिचय है, परिचय छोड़ देते हैं, हम आगे आते हैं लोकतंत्र क्या है। अब यहाँ पर एक आपके लिए प्रश्न है कि लोकतंत्र क्या है। तो हम देखते हैं, देखिए पिछले अध्याय में हमने दुनिया के कई हिस्सों के अनेक विवरण पढ़े हैं। इन विवरणों में हमने अनेक शासन व्यवस्था और संगठनों पर चर्चा की। इसमें से कुछ शासन व्यवस्था को हम लोकतंत्र कहते हैं और दूसरे को गैर लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था कहते हैं। आ, क्या हम क्या हम जिन्हें लोकतांत्रिक कहते हैं उन सभी देशों की सरकारों के बारे में कोई एक बड़ी चीज याद कर सकते हैं? देखिए, जो मैंने बोला, जो इससे पहले अध्याय पढ़ा गया था, उसमें बहुत सारे हम लोग शासन व्यवस्थाओं के बारे में पढ़े थे। उसमें देखना है कि वो गैर लोकतांत्रिक थे कि लोकतांत्रिक, पढ़ने के बाद हम लोग कर पाए हैं। पिनोशे के शासन से पहले के बाद का चिली। देखिए, चिल्ली जगह पर क्या होता है, वहां पर चिल्ली में के पूर्व सैनिक जनरल, जिसका नाम पूरा था अगोस्तो पिनोशे। पिनोशे का नाम जो था, पूरा नाम क्या था, अगोस्तो पिनोशे। जो जनरल था पिनोशे का, और वो 1973 से लेकर 1990 तक 17 सालों तक उसने शासन किया था चिली पर। और 1973 में जनरल पिनोशे ने चिली की वामपंथी मतलब कि पद से हटाकर अपने शासन किया था। अब यहाँ पर देखते हैं, जो पिनोशे जब मरा था तो एक वहाँ के जो लोग थे रोड पर, सड़कों पर बाहर आ गए और बाहर आकर बहुत ज्यादा खुशी मनाए थे इसके। अब यहाँ पर देखते हैं कम्युनिस्ट शासन व्यवस्था समाप्त होने के बाद पोलैंड, और यहाँ पर एनुक्रुमा के सरकार की शुरुआती दौर की माना। देखिए, ये तीन जगह का जो चर्चा किया गया है, इन तीनों जगह के बारे में हम शासन व्यवस्था थे, क्या यह लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था थे या गैर लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था थे। इन सभी सरकारों में कौन सी एक बात समान है, हम इन्हें लोकतांत्रिक सरकार क्यों कहते हैं। पिनोशे के दौर वाले चिले, कम्युनिस्ट शासन व्यवस्था वाले पोलैंड और घाना में एनुक्रुमा के बाद वाले शासन काल में इनमें क्या अंतर है। इन्हीं के बारे में हम देखते हैं कि जो इसके बाद का जो था, इसमें क्या अंतर है, और म्यांमार के सैनिक जो शासन व्यवस्था था उनमें क्या अंतर है। इन तीनों में और म्यांमार के जो सैनिक व्यवस्था का जो शासन था उसमें क्या अंतर है, ये हम लोग देखेंगे। लोकतंत्र, लोकतांत्रिक, देखिए यहाँ पर हम इन सरकारों को गैर लोकतांत्रिक क्यों कहते हैं। आखिर हम ये सरकार जो है उनको गैर लोकतांत्रिक सरकार क्यों कहते हैं। अगर मान लीजिए कि हम किसी को भी सरकार को भी गैर लोकतांत्रिक सरकार कहते हैं, तो आखिर वो गैर लोकतांत्रिक सरकार उसको हम क्यों कहते हैं, हम इसके बारे में देखेंगे। इन्हीं बातों के आधार पर सरकारों को कुछ समान विशेषता। देखिए, यहाँ पर दो सरकार शासन व्यवस्था दिया गया है, लोकतांत्रिक और गैर लोकतांत्रिक। और यहाँ पर हम लोग लोकतांत्रिक और गैर लोकतांत्रिक सरकार के बारे में पढ़ेंगे। आगे हम चलते हैं तो यहाँ पर आता है एक परिभाषा की जरूरत क्यों। अब देखिए, यहाँ पर हमें गैर लोकतांत्रिक और लोकतांत्रिक देखिए, लोकतांत्रिक सरकार लोग के बारे में या लोकतंत्र के बारे में हमें परिभाषा की क्यों जरूरत है, इसके बारे में यहाँ एक क्वेश्चन, प्रश्न उठाया गया है कि परिभाषा की जरूरत क्यों। यहाँ पर लिखा गया है परिभाषा की जरूरत क्यों, आखिर क्यों है, इसके बारे में हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पर जो ये परिभाषा के बारे में देखा है कि जो आगे बढ़ने से पहले आइए सबसे पहले एक मेधावी, देखिए यहाँ पर कुछ छात्राओं और अध्यापिका के बीच लोकतंत्र और गैर लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था पर बहुत ज्यादा सवाल और जवाब होते हैं। और उस छात्राएं जो है अपने अध्यापिका से सवाल क्वेश्चन करती हैं, प्रश्न करती हैं, और उनके उत्तर अध्यापिका देती है, और उनके जो भी प्रश्नों के समस्या था उसके सॉल्यूशन करती हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि आखिर उन लोगों ने क्या क्वेश्चन किया।
देखिए, मेरी जो है मैडम से पूछती है मेरी मैडम मुझे यह तरीका ठीक नहीं लगा कि एक अध्याय में किस्सों और लोकतंत्र की व्यवस्था की चर्चा करने में लगा दिया और अब आकर हमें लोकतंत्र का मतलब जानने की कोशिश कर रहे हैं। मेरे कहने का मतलब है कि इस काम को पहले करना था और पहले अध्याय वाली पढ़ाई अब। ये बोल रही है जो पहले का जो एनसीईआरटी बुक था उसमें अध्याय 1 दूसरा चैप्टर था और ये अध्याय 2 था, तो इसका कहना है कि पहले इसी को पढ़ना चाहिए था और उसको हम लोगों को अब पढ़ना चाहिए था। मैम बोलती हैं तुम्हारे बातों में दम है, पर क्या हमें अपने समान जीवन में ऐसा नहीं करते कि हम लोग कलम, बरसात, प्रेम जैसे शब्दों का उपयोग करने के पहले इनकी परिभाषा स्पष्ट करना ज़रूरी मानते हैं? क्या इन शब्दों का हम उपयोग करते हैं, तो क्या वो मैम बोलती हैं कि हम लोग को परिभाषा हम लोग जानना ज़रूरी समझते हैं कि इसका परिभाषा क्या होगा? हम लोग इसका उपयोग कर लेते हैं और उसको उपयोग करने के बाद हम लोग कुछ अगर समस्या आती है उन शब्दों में, तब जाकर हम परिभाषा खोजने की कोशिश करते हैं या जानने की कोशिश करते हैं। ज़रा सोचो, क्या हमारे पास इन शब्दों की बहुत स्पष्ट और सर्वमान्य परिभाषा है? शब्दों का उपयोग करके ही हम उनका अर्थ बनाते हैं। हम लोग क्या करते हैं, शब्दों का प्रयोग करके ही हम लोग क्या करते हैं, उसका अर्थ बनाते हैं। मतलब कि पहले हम लोग शब्दों का प्रयोग करते हैं और उसके बाद जिस तरह से उसका उपयोग होता है, उस उपयोग के आधार पर हम लोग क्या करते हैं, उसका अर्थ बनाते हैं। अब आते हैं फिर मेरी पूछती है बोलती है कि फिर परिभाषा की ज़रूरत ही क्यों? फिर वो मैम से पूछती है कि आखिर जब हम शब्दों का उपयोग करते हैं उपयोग बिना परिभाषा जाने ही हम कर लेते हैं, तो फिर आखिर हमें परिभाषा की ज़रूरत ही क्यों है? तो मैम बोलती हैं, हमें परिभाषा की ज़रूरत तभी पड़ती है, जब हमें किसी शब्द का उपयोग करने में परेशानी होती है। परिभाषा का तभी हमको ज़रूरत पड़ता है, जब उस शब्द का हम लोग उपयोग करने में समस्या आता है। मतलब कोई भी शब्द का हम उपयोग कर रहे हैं, तो उस शब्द के बारे में मान लीजिए कि कोई दूसरा शब्द है, वो हम दोनों है या उस शब्द के बारे में अच्छे से जानना है, तभी जाकर हमको परिभाषा की ज़रूरत पड़ती है। हमें बारिश की परिभाषा की ज़रूरत तभी होती है, जब हमें बूंदा-बूंदी और बादल फटने जैसी स्थिति और समान बरसात में फ़र्क करना। देखिए यहाँ पर 3 दिया गया है, बूंदा-बूंदी बारिश जो होता है वो, बादल फटने और समान बरसात। मतलब कि जो यहाँ पर देखते हैं कि बूंदा-बूंदी बरसात और बादल फटने और समान बरसात में जब हमको फ़र्क करना होता है, तभी हम जाकर उसके परिभाषा को जानने की कोशिश करते हैं। देखिए यहाँ पर लोकतंत्र पर भी यही बात लागू होता है। इस हमें इसके लिए स्पष्ट परिभाषा की ज़रूरत है, क्योंकि लोग इन शब्दों का प्रयोग अलग-अलग अर्थों के लिए करते हैं। बहुत अलग-अलग तरह के लोग भी खुद को लोकतांत्रिक कहती है। मतलब कि कोई भी बहुत सारे देखिए यहाँ पर अलग-अलग तरह की सरकारें भी खुद को कहती है। मतलब कि जो भी अलग-अलग जो सरकार है, वो खुद को अपने आप को लोकतांत्रिक ही कहती है। अब यहाँ पर देखते हैं तो मैम बोलती हैं कि सारे सरकार जो भी अलग-अलग जो सरकार है, अपने आप को लोकतांत्रिक सरकार कहती है। तो हम कैसे पता करेंगे कि गैर लोकतांत्रिक सरकार कौन है और लोकतांत्रिक सरकार? इसी कारण से हमें परिभाषा की ज़रूरत पड़ती है। तो फिर एक छात्रा क्वेश्चन करती है, प्रश्न करती है मैम से, लेकिन हमें लेकिन हमें परिभाषा बनाने की ज़रूरत ही क्या है? वो बोलती है कि हमें परिभाषा बनाने की ज़रूरत क्या है? एक दिन आपने ही अब्राहम लिंकन के एक वाक्य सुनाया था। अब्राहम लिंकन का कहना था कि लोगों के लिए मतलब कि लोगों के लिए जो शासन चल रहा हो और जो लोगों का ही शासन हो और लोगों के द्वारा उस शासन को चलाया जा रहा हो, वही लोकतंत्र कहलाता है। यहाँ पर इब्राहिम लिंकन ने बोला। उनके कहने का था कि जो लोगों के द्वारा चुनकर जो शासक जाते हैं और लोगों के हित में निर्णय लेते हैं, वही लोकतंत्र होता है। अब यहाँ पर हम आते हैं
करते हैं। देखिए यहाँ पर बोला है कि मेघालय की बात, मेघालय में हम राज करते रहे हैं। इससे सभी लोग मानते भी हैं। जो मेघालय जो राज करते आ रहे हैं, इसे सभी लोग मानते भी हैं। हमें इसमें बदलाव करने की क्या जरूरत है? ठीक है। ये बोल रही है कि जब हम ये जो परिभाषा है ये सब कोई मानता ही है, तो फिर हमें बदलाव करने की क्या जरूरत है? तो फिर मैम बोलती हैं कि मैं यह नहीं कहती कि इसमें बदलाव करने की जरूरत है। इसमें मुझे भी यह परिभाषा बहुत सुंदर लगती है। मैम बोलती हैं कि यह परिभाषा जो है मुझे भी बहुत सुंदर लगती है। जब तक हम इस मसले पर खुद से विचार ना करें, तब तक तय करना मुश्किल होगा कि लोकतंत्र की यह सर्वोत्तम परिभाषा है। मैम बोलती हैं कि जब तक हम इस पर खुद से विचार ना करें, तब तक ये निर्णय कर पाना बहुत हमारे लिए मुश्किल होगा कि यह जो है लोकतंत्र के लिए सर्वोत्तम परिभाषा है। हमें किसी चीज को सिर्फ इसी आधार पर स्वीकार नहीं कर लेना चाहिए कि किसी बहुत नामी गिरामी आदमी ने इसके लिए कुछ बहुत अच्छा कहा है या सभी लोग उसे ही मानते हैं। मैम बोलती है कि कोई बड़ा नामी गिरामी आदमी हो या सारे लोग उसको मानते हैं, इसी आधार पर हम उस परिभाषा को नहीं मान सकते हैं। तो फिर एक छात्रा, मैडम क्या मैं कुछ कर सकती हूँ? हमें कोई परिभाषा तलाशने की जरूरत नहीं है। मैंने कहीं पढ़ा है कि डेमोक्रेसी, देखिए यहाँ पर जो डेमोक्रेसी जो शब्द है ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये डेमोक्रेसी जो है यूनानी शब्द है, जो कि डेमोक्रेसिया से बना हुआ है। किससे बना हुआ है? तो डेमोक्रेसिया से। यूनानी में डेमोस का अर्थ होता है लोग। देखिए यूनानी शब्द है, तो यूनानी शब्द में डेमोस का जो अर्थ होता है वो लोग, और क्रेसिया का जो अर्थ होता है वो होता है क्या? शासन। तो इसी से हम लोग क्या कहते हैं कि लोगों के शासन को हम लोग क्या कहते हैं? डेमोक्रेसी। तो देखिए यहाँ से यहाँ तक आपके लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो आप लोग वीडियो को रोककर या इसकी रोककर इसको क्या कर लें, नोट कर लें, या आप लोग अपने बुक में इसे अंडरलाइन कर। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। फिर आपको हम एक बार बता देते हैं, डेमोक्रेसी जो शब्द है यूनानी शब्द है जो डेमोक्रेसिया से बना है, और यूनान में डेमोस का अर्थ होता है लोग, और क्रेसिया का जो अर्थ होता है वो होता है शासन। तो हम लोग इससे परिभाषा बना सकते हैं कि लोगों का शासन डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी यानी लोकतंत्र में लोगों का शासन होता है। तो इस प्रकार डेमोक्रेसी अर्थात लोकतंत्र का अर्थ लोगों का शासन। देखिए यहाँ पर जो छात्रा है वो मैम से बोलती है कि इस आधार पर हम कह सकते हैं कि जो लोकतंत्र जो है डेमोक्रेसी अर्थात लोकतंत्र, तो इसका अर्थ क्या हो गया? लोगों का शासन। यह सही अर्थ है। फिर परिभाषा की क्या जरूरत है? मैम से बोलती है कि यही तो सही अर्थ है कि हमें परिभाषा की क्या जरूरत है। तो मैम बोलती है कि इस सवाल पर विचार करने का यह भी बहुत उपयोगी तरीका है, पर मैं इतना कहूंगी कि शब्द की परिभाषा निकालने का तरीका हरदम उपयोगी नहीं रहता। मैं बोलती हैं कि केवल शब्द से ही हम किसी का परिभाषा शब्द से निकाल लें, ये हमेशा सही नहीं होता है। मैं एक उदाहरण उदाहरण देकर समझाती है कि एक कंप्यूटर का उदाहरण देती हैं और बोलते हैं कि कंप्यूटर बना हुआ है किससे? कंप्यूटिंग से। अब कंप्यूटर शब्द को लो, यह कंप्यूटिंग अर्थात गणना शब्द से बना हुआ है। किससे बना हुआ है? कंप्यूटिंग यानी कि गणना शब्द से बना हुआ है। मुश्किल गणनाओं को सरलता से करने के लिए बने यंत्र को ही कंप्यूटर कहा जाता है। मतलब जो भी मुश्किल जो गणना करना होता है उसको सरल बनाने या सरल तरीके से कर लेने, जल्दी कर लेने के को ही हम लोग क्या कहते थे? कंप्यूटर। दरअसल ये बहुत शक्तिशाली कैलकुलेटर थे, पर आज शायद कोई इस अर्थ
में कंप्यूटर शब्द का प्रयोग करता है। अब वो कंप्यूटर का उपयोग लिखने, पढ़ने, डिजाइन बनाने, संगीत बनाने, सुनने और फिल्म देखने में करता है। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि कंप्यूटर शब्द का अर्थ पहले कुछ और था और अब कुछ और हो गया है। मैम इस शब्द से यही समझाना चाहती है छात्राओं को कि हर एक समय में हर एक शब्द का अर्थ बदलता रहता है और जिससे कि हम लोग परिभाषा बना नहीं सकते। शब्द वहीं रहते हैं पर समय बीतने के साथ उनका अर्थ बदल सकता है। मैंने अभी आपको बताया। ऐसी स्थिति में सिर्फ शब्दों के मूल अर्थ पर ही भरोसा करना बहुत उपयोगी नहीं होता। इस समय में जो शब्द का जो मूल अर्थ है उसी पर हम लोग विश्वास कर लें, ये संभव या सही नहीं है, क्योंकि हमेशा उसका अर्थ बदलता रहता है। तो फिर यहाँ पर बोलती है, मैडम आपके कहने का मतलब यह है कि इस विषय पर खुद सोचने का कोई शॉर्टकट नहीं है, हमें इसके अर्थ पर गौर करना ही होगा और उसकी परिभाषा गढ़नी होगी। फिर उसके बाद मेरी मेरी बोलती है कि हमें इस पर सोचना चाहिए और परिभाषा गढ़ना चाहिए कि परिभाषा क्या होगा। तो फिर मैम बोलते हैं एकदम सही, इसलिए आओ अब यह काम कर ही डालें। फिर मैम बोलती हैं कि आओ यह काम कर दे। तो यहाँ पर देखते हैं एक सरल परिभाषा। यहाँ पर हम देखते हैं कि एक सरल परिभाषा मैम देती हैं, वो क्या है। आइए उस चर्चा पर फिर से गौर करें जो खुद को लोकतांत्रिक बनाने का दावा करने वाली सरकारों के बीच की समानताओं और असमानताओं से जुड़ी थी। पिछले अध्याय में हमने सभी लोकतांत्रिक व्यवस्था की पहचान के लिए एक बहुत सरल पैमाने की पहचान की। वह पैमाना था लोगों के पास अपनी सरकार को चुनने का अधिकार होना। मतलब कहने का पर कि लोगों के द्वारा जो सरकार चुना जाता है, वही यहाँ पर बोल रहा है कि भाषा से शुरुआत करते हैं। देखिए, जो लोगों के द्वारा सरकार चुना जाता है उसी को यहाँ पर बोला जा रहा है लोकतांत्रिक व्यवस्था में। लोकतंत्र शासन का एक ऐसा रूप है उसको का चुनाव लोग करते हैं। देखिए यहाँ पर एक सरल परिभाषा दिया गया है लोकतंत्र का, ये जो आप लोग नोट कर लें या अंडरलाइन कर लें बुक में। लोकतंत्र शासन का एक ऐसा रूप है जिसमें शासकों का चुनाव लोग करते हैं। लोकतंत्र में क्या करते हैं, शासकों का चुनाव कौन करते हैं, लोग करते हैं। यह एक उपयोगी शुरुआत है। यह परिभाषा बहुत स्पष्ट ढंग से लोकतांत्रिक और गैर लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में अंतर कर देती है। म्यांमार के सैनिक शासकों का चुनाव लोगों ने नहीं किया। जिन लोगों का सेना पर नियंत्रण था वे देश के शासक बन गए। जो म्यांमार में जो सैनिक शासन था, वहां क्या हुआ कि जो लोगों का सैनिक पर नियंत्रण था, वो सेना पर जिन लोगों का नियंत्रण था, वो लोग वहां के शासक बन गए। वो लोगों के द्वारा नहीं चुने गए। तो क्या यह कहना सही होगा कि वो शासक के फैसलों में लोगों की कोई भागीदारी नहीं है? मतलब कि जो शासक जो फैसला लेता था उसमें लोगों का कोई भागीदारी नहीं होता था। पिनोशे जैसे तानाशाहों का चुनाव लोग नहीं करते। यही बात राजशाहियों पर लागू होता है। देखिए, पिनोशे के बारे में आपको बताए थे ऊपर, उसको थोड़ा सा वीडियो को पीछे कर आप देख सकते हैं। यही बात एक राजशाहियों पर लागू होता है। देखिए यहाँ पर बोला राजशाही जो सरकार हैं, वो क्या होते हैं, जो भी उनके घर में बच्चे पैदा लेते हैं वही वहाँ के शासक बन जाते हैं। जैसे नेपाल को देख लेते हैं, सऊदी अरब में देख लेते हैं कि शाह लोगों के द्वारा शासक नहीं चुने गए हैं, बल्कि राज परिवार में जन्म लेने के कारण उन्हें यह हक पाया। जो भी वो राजा के घर में जो पैदा हो जाता है बच्चे, उन्हीं को ये हक मिलता है, वो राजा बने। तो जिससे हम यहाँ पर देखते हैं कि ये क्या है, लोकतांत्रिक नहीं है। लेकिन यह सरल परिभाषा पूर्ण या पर्याप्त नहीं है। इस इससे हमें यह समझ में आता है कि लोकतंत्र का मतलब लोगों का शासन है। और इस परिभाषा का प्रयोग यदि हमें बिना सोचे समझे किया तो फिर उस सभी सरकारों को
लोकतांत्रिक कहना पड़ेगा जो चुनाव करवाती है और फिर हम सही नतीजे पर नहीं पहुँच पाएँगे। अगर इस परिभाषा से हम यहाँ पर बोला जा रहा है कि हम केवल इस परिभाषा से हम सोचते हैं, तो हम देखते हैं जहाँ पर सरकार चुनाव करवाती है, हम उसे क्या मान लेंगे? लोकतांत्रिक शासन। लेकिन ऐसा नहीं होता है, इस अध्याय में हम आगे पढ़ेंगे। जैसे कि हम अध्याय 4 में देखेंगे, समकालीन दुनिया की हर सरकार, चाहे वो लोकतांत्रिक हो या ना हो, खुद को लोकतांत्रिक कहना कहलाना चाहती है। मतलब यहाँ पर कहने का है कि जो भी सरकार है दुनिया के, वो अपने आप को लोकतांत्रिक कहना या कहलाना बहुत ज़्यादा पसंद करती है। इसलिए हमें असली लोकतंत्र और दिखावटी लोकतंत्र वाली सरकारों के बीच सावधानीपूर्वक फ़र्क करना होगा। यह काम तभी कर पाएँगे जब इस परिभाषा के एक-एक शब्द को सावधानी से समझें और लोकतांत्रिक सरकार की विशेषताओं को जानें। यहाँ पर यहाँ पर जो कहा गया है वो मतलब कि हम जो भी परिभाषा जो बनाते हैं, जो परिभाषा जो दिया गया है, हम एक-एक परिभाषा के शब्दों पर डिटेल से एक पूरे विस्तार से जब हम शब्दों को समझेंगे, जानेंगे, तभी जाकर हम अच्छे से लोकतंत्र के बारे में जान सकेंगे। तो बस आज आप लोगों के लिए इतना ही। अब अगले बार आएँगे तो यहाँ पर लोकतंत्र की विशेषताएँ जाना जाएगा। और आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। और जो भी वीडियो में समस्या है, आप लोग कमेंट में लिखकर हमें बता सकते हैं उस समस्या को